Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to my YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। तो आज जो है हम लोग सीटेट का जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 है, कक्षा 1 to 5 की बात मैं कर रहा हूं, जो 8 दिसंबर 2019, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, 8 दिसंबर 2019 के प्रश्नों का हल देखेंगे। साथ में इसमें जैसा कि जानते हैं हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इसमें हम 1 to 75 प्रश्न जो है आज इसमें लेंगे। तो 1 से 75 तक के प्रश्नों को पार्ट 1 में और फिर पार्ट 2 में, जैसा कि आप बाकी वीडियो में भी देखे हैं, 76 to 150 तक लेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। आज जो है 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को देखेंगे 8 दिसंबर 2019 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, भाषा के अर्जन, देखिएगा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मतलब कि भाषा के अर्जन और भाषा के विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, एक में है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना, और तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है आपको बताना है। तो देखिए, जन्म पूर्व अवधि नहीं होगा और प्रारंभिक बाल्यावस्था भी नहीं होगा, मध्य बाल्यावस्था राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था भी नहीं होगा। तो यह जो है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सबसे अधिक संवेदनशील अवधि जो भाषा के विकास के लिए है वह मध्य बाल्यावस्था है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाषा के अर्जन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, संवेदनशील समय कौन सी है। तो यह जो मध्य बाल्यावस्था है यह सबसे संवेदनशील अवधि है भाषा के अर्जन और विकास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है ना। निम्नलिखित में से कौन सी है जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है। एक है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा वह आपको बताना है कौन सा होगा, आप डिसाइड कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है जो मैं बताता हूँ वो है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, है ना। तो ये जो है लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, है ना। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 3 को लेते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान जो एक शिक्षक हैं वो प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखिएगा, नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात का, ऑप्शन 2 है जेंडर पहचान का, है ना, ऑप्शन 3 है जेंडर संबद्धता का, ऑप्शन 4 है जेंडर समरूपता का। तो राइट आंसर कौन सा है। तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात जो है इसका राइट आंसर है। 4 को देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका, है ना, जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। एक है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, और चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, है ना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा जो है यह एक अच्छी पद्धति प्रभावशाली होगी, यह होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 5 को देखते हैं।
निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो देखिए, निम्नलिखित में से 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो इसका 1 नंबर है जॉन वी वाटसन, 2 है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, लेव वाइगोत्स्की इज राइट आंसर। 6 नंबर को देखते हैं, जिगसा, है ना, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े। अरे इसका तो 6 का जो है ये ऑप्शन इसका ये रह गया। अच्छा, हम 6 को हम एक बार लास्ट में करवा देंगे। खैर फिलहाल 7 को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है ये मिस्टेक हो गया है मित्र कहीं हमसे। खैर इसका जो है 6 का, इसमें जो 6 नंबर है मित्र, ये 6 नंबर का ऑप्शन ही बुक में नहीं है। हमको लगा कि हमसे गलती हुई है, लेकिन जब हमने देखा तो ये ऑप्शन बुक में है ही नहीं और डायरेक्ट जो है यहाँ प्रश्न संख्या 7 है। नहीं तो आप 242 पृष्ठ संख्या पर आ जाइएगा। 242 पर जो है आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि आपको इसमें है, इस बुक में कि 242 पृष्ठ संख्या नंबर पर है। इसमें 6 का ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए हमने उसको वो मिला ही नहीं हमको लगा कि हमसे गलती हो गई। हम बहुत बारीकी से काम करते हैं, लेकिन हमको लगा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये 6 का ऑप्शन दिया ही नहीं गया। चलिए 7 को देखते हैं हम लोग। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 है कि प्रबलन, ऑप्शन 2 है अनुबंधन, ऑप्शन 3 है मॉडलिंग, ऑप्शन 4 है पाड़ अर्थात ढांचा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4, पाड़ अर्थात ढांचा का। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यह किसका उदाहरण है? पाड़ अर्थात ढांचा का उदाहरण है। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। ऑप्शन 2 है संरक्षण कक्षा समावेशन। ऑप्शन 3 है आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व। ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए? आप अपने दिमाग से देखिए कौन सा राइट आंसर है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है मित्र वो है ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण कक्षा समावेशन, ये संरक्षण समावेशन का जितना भी आता है ये लगभग जीन पियाजे का ही ये है। तो निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ये संरक्षण कक्षा समावेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 स्कीमा, ऑप्शन 2 अवलोकन अधिगम, ऑप्शन 3 अनुबंधन, ऑप्शन 4 प्रबलन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? दिमाग पर जोर डालिए और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा स्कीमा। ये किसकी संरचना है? पियाजे की, है ना, स्कीमा। देखिए आप ऑप्शन पर देखते हैं तो आप जरूर अपना मत देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ईयरफोन लगा के भी हमारी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर अगर प्रयास करते हैं उसके बाद आपकी गलती होगी तो वो फिर आपको याद रह जाएगा। इसलिए आप डिसाइड जरूर करें कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर को देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन जो होता है, इस आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए?
ऑप्शन एक है विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन दो है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन तीन है विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। ऑप्शन चार है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए राइट आंसर। कभी कभी और मैक्सिमम जगह पर इसमें सीटेट के प्रश्नों में आप इस बात को जानिए कि जो सबसे लंबा लिखा हुआ है पूरा ऑप्शन राइट होगा। तो ये 2 नंबर राइट आंसर है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये हमेशा नहीं कहा जा सकता कि हमेशा सही होगा, लेकिन जब थोड़ा बड़ा लिखा रहता है तो मैक्सिमम उसका आंसर राइट आता है। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो बड़ा इसलिए होता है कि एग्जैक्ट आंसर देने की फिराक में उसको बड़ा लिखना पड़ जाता है, इसलिए वो सही हो जाता है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आगे देखते हैं 11 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन एक कहता है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है ना। ऑप्शन एक है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन दो है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन तीन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। ऑप्शन चार है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अब बताइए सही आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, या बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता, या बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है, या बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा कि बुद्धि जो है बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। वो रूही जो है वह हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। रूही जो है इसमें किस गुण का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन एक कहता है कि सृजनात्मक विचार का। ऑप्शन दो है अभिसारिक विचार का। ऑप्शन तीन है अनम्य विचारक। ऑप्शन चार है आत्म केंद्रित विचारक। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक मतलब एक से अधिक, मतलब कोई एक समस्या है तो उसके बहुत सारे समाधान को, एक से अधिक समाधान के बारे में वो सोचती है। तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अगर वह कुछ नया सोच रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किधर जा रहे हैं। कुछ नया करने का मतलब क्या होता है, सृजनात्मक विचार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है कि रूही जो है सृजनात्मक विचार कर रही है। चलिए ठीक है। 13 को देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन एक है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन दो है इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन तीन है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन चार है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए एक तरीके ढूंढने चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अगर आपके साथ इस तरह की कंडीशन होती है तो आप क्या करेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, कैसा लग रहा है। ऑप्शन 4 राइट है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक तरीके ढूंढने चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 राइट है और ये सबसे बड़ा आंसर भी है। चलिए 14 को देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को 1 नंबर तैयार नहीं करना चाहिए, 2 नंबर कभी कभी तैयार करना चाहिए, 3 नंबर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और 4 नंबर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। मतलब एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
क्या करना चाहिए बताइए। इसका जो राइट आंसर है आप दिन मन में सोचिए। तो इसका 14 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। प्रश्न को समझिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन 1 है न्यून अवधान विकार, ऑप्शन 2 है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित, ऑप्शन 3 है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन 4 है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है ना। ऑप्शन 3 जो है वो राइट होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 16 को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? एक कहता है व्यवहारवादी सिद्धांत, 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा सोचिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 17 को देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से 1 नंबर यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 2 नंबर प्रबलन पर केंद्रित है, 3 नंबर अनुबंधन द्वारा आधारित है, और 4 नंबर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या आंसर होगा, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। किस पर? तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आगे बढ़ता हूँ, 18 को देखते हैं हम लोग। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन 2 है बच्चों को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन 3 है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ऑप्शन 4 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो बताइए ऑप्शन राइट कौन सा होगा? आप इस माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं कि जो विकल्प दिया गया है इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन 4 राइट है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना, ये राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1 है केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन 2 है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ऑप्शन 3 है यंत्रवत याद करना, ऑप्शन 4 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना। अब बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतया अलग हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।
संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, मन में सोचिए आप, राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। संवेग एवं संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बोलिए ऑप्शन राइट कौन सा है। यहाँ पर आप मार सकते हैं, सोच भी सकते हैं, प्रश्न बहुत गंभीर नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे बड़ा ऑप्शन है इसमें अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। 22 को देखते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2 है यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करती है। ऑप्शन 3 है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और ऑप्शन 4 है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए, आप सोचिए मन में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी कराने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। 1 है बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, 2 है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, 3 है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ऑप्शन 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 23 का। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट जो है सबसे बड़ा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। 3 है लेकिन 3 नहीं होगा, ऑप्शन राइट है 4। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है ना। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी देने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 24 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1 है शारीरिक दंड, ऑप्शन 2 है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऑप्शन 3 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ कूट में दिया गया है। देखिए या तो 1 और 2, 2 और 3, 1 2 और 3, 4 2 3 है ना, 2 3 और 4। देखिए प्रश्न को अच्छे से और ऑप्शन मन में ढूंढिए कौन सा राइट है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों ही सही है इस मामले में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो अधिगम पर्यावरण सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये प्रथाएं जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है एक व्याख्यान देकर के,
ऑप्शन 2 है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन 3 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा 25 का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। 26 को देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन 1 है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन 2 है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। ऑप्शन 3 है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन 4 है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अब बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 26 का? सोचिए मन में। ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? 4, ये राइट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस तरह देखना है। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 4 नंबर सही है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? 1 है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। 3 है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। 4 है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो राइट आंसर कौन सा है? बताना है कि वह अवधि कौन सी है जिसमें, है ना, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, है ना, शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 1 राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन 2 है विकास परिवर्ती होता है। ऑप्शन 3 है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, हाँ, ऑप्शन देख सकते हैं और आप अगर डायरेक्ट बुद्धि लगा सकते हैं तो यह भी लगाइए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, लेकिन ये नहीं लगाना है, ये फंस जाइएगा। सीधा देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, और बाकी जो है ये तीनों तो आप पढ़ने से ही लग जाएगा आपको कि यह सही है। विकास एक जीवन पर्यंत होता है, राइट बात है। विकास परिवर्ती है, जो जीवन पर्यंत होगा वो परिवर्ती होगा भी, तो विकास परिवर्ती होता है, राइट है। ऑप्शन 3 है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित, एकदम राइट है। विकास आनुवांशिकता से भी और पर्यावरण से भी, दोनों से प्रभावित होता है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सीधा ऑप्शन गलत है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत बात है। और पूछ ही रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन 1 है लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। दूसरा है जन्मजात विशेषताएं। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बताइए 29 का ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 राइट है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है ना? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन 1 कहता है परिवार एवं पास पड़ोस। ऑप्शन 2 कहता है परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन 3 है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन 4 है मीडिया एवं पास पड़ोस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका दिल क्या कह रहा है, कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? देखिए, द्वितीयक में विद्यालय को लिया गया है, इसलिए विद्यालय एवं मीडिया जो है ये आपका द्वितीयक
समाजीकरण एजेंसी है। विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विद्यालय एवं मीडिया जो है ये द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अब है गणित। देखिए मैथ में क्या है मित्र, इसमें थोड़ा लेंदी सवाल है, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व इस पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले फ़ोन का बहुत छोटा होता है और इस पर बनाना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए जो है हम इसको आगे जो प्रश्न ज़्यादा मैथ का ये होगा उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे और जो ये वाला प्रश्न होगा उसको देख लेंगे हम। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः इतना 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 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक टुकड़े को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये सब बनाइएगा आप लोग। पढ़ देते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आसान सा सवाल है। ये देखिए, ये सब प्रश्नों को देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है ना? सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। कौन सी कथन सही नहीं है? अच्छा बताइए, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 2 है, तो क्या ये अभाज्य संख्या 2 एक विषम संख्या है? नहीं है ना? ये सम संख्या है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो पहला ही कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ये गलत है। तो यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब आगे देख के क्या करेंगे हम लोग। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न में है। 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से जो विभाज्य होगी वो कौन सी होगी? तो ये निकालेंगे आप लोग। इसका एलसीएम लेकर के भी निकलता है। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 धन है तो उसके पास 5 रुपये 10 सिक्कों के सब निकालिएगा। 36 को देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। 37 को देखते हैं। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्ष संख्या की 5 हो तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने पड़ते? आसान सवाल है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को इतना बजे प्रस्थान। देखिए ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा। 38 को 39 40। एक 180 मीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई निकाल लीजिएगा। देखिए 180 सेंटीमीटर लंबी तार को, ये पेरीमीटर दिया हुआ है आयत का, और आयत की ब्रेथ जो है चौड़ाई आपको मालूम है। लंबाई x मानिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कीजिएगा, अब बराबर 180 कर दीजिएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा और वही इसकी लंबाई ही तो पूछ रहा था। तो 60 प्लस x इंटू 2x, 2x बराबर 180। यहाँ से ये माइनस होगा 120, 2x बराबर 60, x बराबर, यहाँ जो घटेगा 120 होगा ना, 2x बराबर 120, x बराबर 60, 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन 1 है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन 2 है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन 3 है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन 4 है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए आपका दिल कौन सा कह रहा है? ऑप्शन नंबर 2, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है। चलिए 42 पर आते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो एक है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित देना, आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। तो इसमें 1 3 1 4 1 2 और 2 3 है। राइट आंसर कौन सा है 42 का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है ना? ऑप्शन 1 राइट है। 1 और 3 अर्थात त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और 3 है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। ये 1 और 3 राइट आंसर है। 43 पर आते हैं। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 चौपड़, ऑप्शन 2 सममिति, ऑप्शन 3 प्रतिरूप और ऑप्शन 4 अनुपात। तो बताइए 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? है ना?
एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? गणित पाठ्यक्रम का कौन सा भाग नहीं है? एक है चौपड़, दो में सममिति, तीन में प्रतिरूप और चार में अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, अनुपात, है ना। अनुपात जो है इसका भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है 43 का। चलिए आगे देखते हैं 44 को। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? एक है पैमाना, दो है ग्राफ पेपर, तीन है धागा और चार है टाइटल। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दो, ऑप्शन नंबर दो और चार, ग्राफ पेपर और टाइल, ये जो है राइट आंसर है। ग्राफ पेपर और टाइल, ऑप्शन नंबर 2 और 4 राइट है। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 लिंग, ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 3 गणित का स्वरूप, ऑप्शन 4 व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है, गणित की स्वाभाविक क्षमता। ये ऑप्शन नंबर 4 राइट है। प्रश्न क्या था? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण, है ना, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। यह समझाने के लिए कि 1/4, 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? एक है लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, दो है कागज की पट्टियों का प्रयोग, तीन है डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग और चार है संख्या चार्ट का प्रयोग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे अनुसार से ये लगता है कि यह निम्नलिखित में से कौन सा योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कागज की पट्टियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर देखते हैं। हाँ ठीक है, राइट, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कागज की पट्टियों का प्रयोग। इससे जो है इस चीज़ को समझाया जा सकता है आसानी से। जैसे मान लीजिए यह हम लोग बचपन में जैसे हम लोगों को सर सिखाते थे कि 1/4, एक रोटी का 4 हिस्सा, 1/3 एक रोटी का 3 हिस्सा। तो जिसमें एक रोटी में 3 हिस्सा होगा उसमें ज़्यादा मिलेगा, और जिसमें एक रोटी में 4 हिस्सा होगा उसमें थोड़ा टुकड़ा छोटा छोटा होगा, इसलिए 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ऑप्शन 2 गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ऑप्शन 4 क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो कौन सा आंसर राइट है आप देखिए और बताइए। मतलब हमको तो नहीं बता सकते हैं, आप दिल में बताइए कि आपका आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक अर्थात रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन 2 है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार समझते हैं, ऑप्शन 3 है प्राथमिक स्तर पर आंकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 4 है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 3 राइट है, प्राथमिक स्तर पर आंकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? ऑप्शन 1 है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, ऑप्शन 2 है
गणितज्ञों में सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन 3 है गणित पूर्णतः विषय परक है। ऑप्शन 4 है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक बार देखिए प्रश्न को फिर से। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक अर्थात रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो जो इसका रचनात्मकवादी दृष्टिकोण से जो किया जा सकता है वो है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन मतलब मन की आंखों से देखना। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के त्रिविम समझ को, त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। 1 नंबर बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। 2 नंबर मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। 3 नंबर चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। 4 नंबर संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। वह है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बोतल का ऊपर वाला जो ये होता है उसको चित्रित करना वो त्रिविम है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा ऑप्शन आता है और पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह दर्द करने लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर मारते हैं इसका। गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर पढ़ देते हैं ऑप्शन, क्योंकि फिर लगेगा आप लोगों को ऑप्शन नहीं बोलता है। निम्नलिखित में अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन 1 है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन 2 है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। 3 नंबर है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन 4 है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। प्रश्न था गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए 51 का राइट आंसर कौन सा कह रहा है आपका दिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं। ऑप्शन 1 है तुलनात्मक जमा। ऑप्शन 2 है तुलनात्मक घटा। ऑप्शन 3 है व्यवकलित जमा। ऑप्शन 4 है व्यवकलित घटा। तो हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए तुलनात्मक जमा या तुलनात्मक घटा में दोनों को कोई होना चाहिए। तो तुलनात्मक जमा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका तुलनात्मक जमा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं। तो ये हो गया तुलनात्मक जमा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन 1 है एक संख्या में अंक की स्थिति इतना मान बताती है। 2 है यह योगात्मक प्रकृति का है। 3 है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन 4 है यह गुणात्मक प्रकृति का है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 53 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट नहीं है। मतलब इसमें इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये तो मैथ का, इसमें ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 गलत है। और यही जो गलत ही तो पूछ रहा था कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। एक है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। ऑप्शन 2 है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे अधिक स्थान को अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन 4 है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा 54 का, कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए।
तो 54 का राइट आंसर आपका दिल कौन सा कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 55 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? ऑप्शन 1 गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन 2 गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ऑप्शन 3 परिकल्पना में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन 4 विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो राइट आंसर कौन सा होगा 55 का? देखिए, तो निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर 2 गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यह जो है गणितीय तर्कना का सूचक है। 56 में देखिए सवाल है। 57 को देखते हैं। ये ग्राफ है 57 में 1-2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। संख्या निकाल दीजिएगा इसको। आसान सवाल है। 56 58 ये भी सवाल है। आप देखिए इसको लंबा है, इसको आगे बढ़ते हैं। 60 एक 5 अंकों, ये भी सवाल लेंदी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन पर आते हैं। एक है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 9:45 बजे चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? अब बताइए, इसमें औसत चालक क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का, तो इसको निकालना होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन सा है? ऑप्शन 1 है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन 2 है बछेंद्री पाल। ऑप्शन 3 है सूर्यमणि। ऑप्शन 4 है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन सा होगा 62 का राइट आंसर? आप लोग जान ही रहे हैं राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? एक है चुकंदर, आलू, अदरक आलू तो नहीं होगा, ये तना का है गाजर, हल्दी, अदरक ये हो सकता है। शकरकंद, मूली, हल्दी, मूली तना है, ये भी नहीं होगा। और गाजर, चुकंदर और मूली, मूली यहाँ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट लग रहा है हमको, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 लिया है राइट आंसर। गाजर, चुकंदर और मूली। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है ना? तो मूली को हम तना मान रहे हैं, लेकिन मूली जड़ है। तो गाजर, चुकंदर और मूली जो है यह क्या है? आपका जड़ों का है। लेकिन जबकि आलू जो है, आलू है जड़, तना। तो हमको लगा कि मूली भी तना होगा, लेकिन मूली तना नहीं है, मूली जड़ है, चुकंदर भी जड़ है और गाजर भी जड़ है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 64 का? तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। ऑप्शन सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब कूट में दिया हुआ है ए और बी। ऑप्शन 2 है ए और सी। ऑप्शन 3 है बी और डी। ऑप्शन 4 है ए, बी और सी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 65 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए और बी जो है वो राइट है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पानी से ढका, एक पत्ती से ढका होता है। राइट आंसर है बी। चलिए
भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। आप लोग जानते ही होंगे गुजरात से जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। चलिए ठीक है। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी